हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट पर पॉलिटिकल ऑनर्स के जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके मेन कोर की क्लासेस स्टार्ट है। अभी जो हम मेन कोर पढ़ रहे हैं वो इन दोनों में से इस वाले मेन कोर की क्लासेस हमने स्टार्ट कर रखी है, जिसे हिंदी में भारत में संवैधानिक शासन और लोकतंत्र के नाम से जानते हैं। इसकी फर्स्ट यूनिट है संविधान सभा और संविधान, और इसको 2 टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट टॉपिक इसकी ये वाली हमने कंप्लीट कर लिया है और सेकंड टॉपिक में अब हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं। हमने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और नागरिकता पर बहस कंप्लीट कर लिया है। बहुत अच्छे से मैंने आपको इसको समझाया है कि इसमें क्या है, कौन से आर्टिकल्स दिए गए हैं, किस में क्या अमेंडमेंट हुए हैं, कौन सी क्या चीज़ डाली गई है, सब कुछ मैंने आपको बताया है। उससे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि आप बार बार आपने एक बार मुझसे पूछा भी था किसी स्टूडेंट ने टेलीग्राम पे कि मैम आप बार बार यूनिट आप क्यों बताते हैं। तो देखिए, मैं आपको यूनिट इसलिए बताती हूँ ताकि आपको ये समझ में आए और ये दिमाग में रहे कि हम कौन सी चीज़ पढ़ रहे हैं। अब जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आप पढ़ क्या रहे हो, आपका सबटाइटल ही नहीं पता, तो फिर आप पढ़ोगे कैसे, अंदर की चीज़ समझ में ही नहीं आएगी। इसलिए मैं आपको बार बार बताती हूँ कि आप लोगों को मैंने इस यूनिट में क्या पढ़ा दिया और हम अब क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है। सो हम मौलिक अधिकारों को हमने बहुत सारी क्लासेस में डिवाइड कर रखा है। अगर आपने वो क्लासेस अटेंड नहीं करी हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो क्लासेस अटेंड कर लीजिए। तो उसके बाद अब मैं आपको सबसे पहले आपके पूरे 6 अधिकार दिखा दूं। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि 7 अधिकार थे, लेकिन 44 अमेंडमेंट के बाद 7वां अधिकार संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। तो 6 स्वतंत्रताएं, 6 अधिकार आप लोगों को मिले गए हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये मैंने आगे यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख रखे हैं। अब मैंने आपको यहाँ पे साथ में इंग्लिश में लिखे हैं। देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का सवाल ये था कि मैम अगर हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो क्या हम इंग्लिश का कुछ लिख सकते हैं उसमें। हाँ, आप बिल्कुल लिख सकते हो। अगर आप लिख रहे हो समानता का अधिकार तो आप उसके आगे राइट टू इक्वालिटी लिख सकते हो। उसके अंदर अमेंडमेंट 44 लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं है 44 संवैधानिक संशोधन लिखो, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि संवैधानिक संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इंग्लिश में याद आ रहा है, हिंदी में नहीं याद आ रहा, तो आप इंग्लिश में भी उसको लिख सकते हो। इसमें थोड़ी बहुत आप इंग्लिश मिक्स कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि एक क्वेश्चन इंग्लिश में या एक क्वेश्चन हिंदी में, नहीं, ऐसे नहीं करना है आपको। आप इसमें थोड़े बहुत वर्ड्स आप इंग्लिश में डाल सकते हो। आप पूरा एक आंसर इंग्लिश में और एक आंसर हिंदी में ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। सो हमने समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लिया है। बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है कि इसमें कौन से आर्टिकल्स हैं, क्या है क्या नहीं है। तो आज की क्लास में हम शोषण के खिलाफ अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार नहीं पढ़ा है, इनफैक्ट मौलिक अधिकार की क्लासेस ही अटेंड नहीं करी है, तो आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उन क्लासेस को अटेंड करो ताकि आप अपने नोट्स कंप्लीट कर लो, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आप लोगों के पेपर भी मार्च में हो सकते हैं। क्योंकि अभी देखिए, हम कुछ नहीं बता सकते हैं ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन होंगे या मार्च में ही होंगे, क्योंकि आप लोगों का ईयर अभी स्टार्ट हुआ है। तो कम से कम 6 महीने पढ़ाई की जाती है और फिर उसके बाद आपका पेपर होता है। फिर भी आप एक तरीके से अगर मार्च मान के चलोगे तभी आपकी प्रिपरेशन अच्छी से अच्छी हो पाएगी। ओके, सो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। देखिए, मैंने इसमें आप लोगों के लिए इंट्रोडक्शन नहीं लिखा है। मैं ये चाहती हूँ कि आप इसका इंट्रोडक्शन अपने पास से लिखो अपने नोट्स बनाते हुए, क्योंकि मैंने आप लोगों को राइटर्स बता रखे हैं। आप जब भी अपना शोषण के विरुद्ध खिलाफ ये जो अधिकार है आपका, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन वाला, इसको ओपन करोगे तो इसका आपका जो इंट्रोडक्शन है वो वहाँ लिखा हुआ होगा। मैं ये देखना चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स जिनको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, समझाया है अभी तक, पीछे सभी अनुच्छेदों में, सभी आर्टिकल्स में, आपके इसमें सभी मैंने आपके राइट्स में आपको इंट्रोडक्शन बताया है। तो उस बेस पे अब आप इसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हो वो आपका हेडेक है। क्यों है? क्योंकि पेपर में भी आपको लिखना है। फिर भी आप लोगों से नहीं लिखा जाए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ लेना, मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। ठीक है, एक तरीके से ये आपका टेस्ट है। फिर भी आप लोगों का मतलब ऐसा वो नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती कह रही हूँ लिखो लिखो। अगर नहीं लिखा जाए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब शोषण के विरुद्ध खिलाफ अधिकार को, इसमें 23 और 24 दो अनुच्छेद दिए गए हैं।
पहला है मनुष्य के क्रय विक्रय और बेगार पर रोक, स्टॉप फोर्स लेबर एंड सेल ऑफ ह्यूमन बींग्स। और सेकंड है बाल श्रम का निषेध, चाइल्ड लेबर एक्ट पे तो आप बचपन से ही बहुत कुछ लिखते हुए आ रहे हो, पढ़ते हुए आ रहे हो, ये तो इसके बारे में तो बहुत अच्छे से पता ही होगा। अब मनुष्य के क्रय विक्रय और बेगार पर रोक से क्या बात है, क्या मतलब बताया गया है इसमें ये बताया गया है कि इस अनुच्छेद के अनुसार मनुष्य के क्रय विक्रय और ज़बरदस्ती काम करवाने पर रोक लगाई गई है, उसका ह्यूमन को सेल करने का और उनसे ज़बरदस्ती काम करवाने का, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध दिया गया है। और राज्य सार्वजनिक उद्देश्य से अनिवार्य श्रम की योजना लागू कर सकता है, लेकिन ऐसा कार्य करते समय राज्य नागरिकों के बीच धर्म, मूल, वंश, जाति, वर्ण या सामाजिक स्तर के आधार पर कोई भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करेगा। राज्य जो है वो एक पब्लिक सर्वेंट की तरह, एक पब्लिक सोच रखकर, उनका पर्पस रखकर कोई भी काम अनिवार्य कर सकता है, उसको अनिवार्य करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने की योजना लागू कर सकता है, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन करते समय राज्य के ध्यान में धर्म, मूल, वंश, जाति, ये सब चीज़ों में वो भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करेगा। ठीक है, मनुष्य के क्रय विक्रय और बेगार पर रोक में यही बताया गया है। ह्यूमन बींग सेल से मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करके वो बेच देते और उनसे भीख मंगवाते, हाथ पैर काट के, या उनको मतलब ऐसा कर दिया कि अपाहिज कर दिया, या फिर उनके मिट्टी लगा दी, कुछ कर दी। बहुत बहुत होते हैं ऐसे जो हाथ पैर नहीं काटते, सिर्फ वैसे ही कर देते कि हाँ गरीब है। अब इतना छोटा बच्चा है, उसको कभी कभी मतलब बहुत बहुत रेयर मतलब केसेस देखे जाते हैं जिनमें बच्चों को अपना एड्रेस याद होता है, तो वो जब भीख मांगने जाते हैं थोड़ी चालाकी से कुछ करके अपने घर पहुंच जाते हैं। लेकिन हर बच्चा तो इतना समझदार नहीं होता है, बड़े लोग इतने समझदार नहीं होते, तो बच्चे से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर सेल वाली बात का आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि बच्चों को बेचकर या फिर लेडीज़ को बेचकर इस तरीके से इन सब चीज़ों पर रोक लगाई गई है और एक दंडनीय अपराध बताया गया है आर्टिकल 23 के तहत। अब आर्टिकल 23 में ये सभी नागरिकों का अधिकार है कि उनको ना बेचा जा सकता है, ना उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जा सकता है, चाहे वो बहुत ऊंची जाति का हो या बहुत नीची जाति का हो, बहुत अमीर हो या गरीब हो, सबके लिए अधिकार एक जैसे ही रखे गए हैं क्योंकि कानून के समक्ष समानता दी गई है। इसलिए अब हम बात करते हैं बाल श्रम का निषेध, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। आर्टिकल 24 हमें ये बताता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता या किसी अन्य संकट के टाइम पर उसे काम करवाया भी नहीं जा सकता। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे ऐसे, आपने झुग्गी झोपड़ियों में आप कभी जाओ और देखो तो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे मजदूरी कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी फैमिलीज़ का मतलब जो उनका खर्चा है वो नहीं चल पाता है और वो लोग फिर अपने घर के छोटे बच्चों को भी घर काम में लगा देते हैं कि अब क्या पढ़ेंगे हम, उनको पढ़ाए भी कहाँ से, पढ़ाई इतनी महंगी होती है, ये है वो है, तो जाओ काम करो। लेकिन अब उनकी उम्र छोटी है, 8 साल, 10 साल, 12 साल। ज़्यादातर झुग्गी झोपड़ियों में जो अभी तक हमने जितना सर्वे किया है उस हिसाब से पता लगा है कि छोटे बच्चे ही सबसे ज़्यादा मिल पाए हैं। बहुत बड़े बड़े या तो बुजुर्ग हैं या फिर बच्चों में मतलब कोई जवान नहीं है, बहुत छोटे हैं या फिर बिल्कुल पैदा हुए वो बच्चे हैं। तो अब क्या कर सकते हैं कि मतलब अब उनको फैमिली का खर्चा चलाना है तो वो क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को ही काम पर लगा देते हैं। उनमें से इक्का दुक्का बच्चे मैंने देखे कि काम करते वक्त भी वो बुक्स ले हुए बैठे हुए होते हैं कि हाँ हम लोगों ने उनको पढ़ने का मौका दिया, उनको बुक्स दी हैं, कुछ दिया है, तो वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पर बाल श्रम को निषेध इसलिए करा गया है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कि इसमें 44 अमेंडमेंट के बाद जब भी बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, 86 अमेंडमेंट 2002 में हुआ था, उससे पहले आप ये देखा गया था 44 और 82 अमेंडमेंट के बीच में कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में, होटल में काम करते हुए देखा गया था, बर्तन धोते हुए, खाना बनाते हुए, कपड़े धोते हुए, कुछ करते हुए बहुत ज़्यादा, मतलब ये एक बहुत ज़्यादा तादाद में इन बच्चों को देखा गया था। तब बाल श्रम का निषेध निकाला गया कि अगर आप लोग भी किसी छोटे बच्चे को, उसको लगा, आपको लगता है कि यस
कि हाँ जी, कि मतलब जैसे कि बच्चा छोटा है, होटल पे काम कर रहा है, आपको राइट है, आप एक बार उससे जाके ज़रूर पूछो स्टूडेंट्स कि तेरी उम्र क्या है, मुझे बता तेरी उम्र है क्या। अगर वो बोलता है 14 साल से कम है या कुछ है, हो भी सकता है कि उसको ज़बरदस्ती होटल पे रखा गया हो काम करने के लिए, वो नहीं, उसका मन नहीं हो, वो पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, तो आप उसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं, उसके लिए आप न्यायालय में जाके बोल सकते हैं। वहाँ नहीं तो एटलीस्ट उस होटल वाले को बोल सकते हैं, उसकी फैमिली को बोल सकते हैं। कोई ना कोई तो समझेगा, कभी ना कभी तो समझेंगे। ठीक है, तो इस वजह से उस बच्चे की पढ़ाई भी हो जाएगी। और काम के लिए देखो, ऐसा है, बड़े लोगों को रखो, छोटा बच्चा बीमार भी जल्दी पड़ता है, और उससे अगर ज़रूरत से ज़्यादा काम करवाया जाए तो वो सहन भी नहीं कर पाता है। बहुत सारे बच्चों की डेथ भी हो जाती है। तो आप लोग स्टूडेंट्स हैं, एजुकेटेड हैं, फर्स्ट ईयर में आ चुके हैं, 12th पार कर चुके हैं, तो आप लोग अगर ऐसा देखो कभी कहीं पे, तो आप उनको बोलो कि मिस, या फिर जो भी वहाँ पे कोई भी काम कर रहा है, अंकल या आंटी, उनसे बोलो कि ये छोटा बच्चा है, आप इनसे काम मत करवाइए, इसको पढ़ाओ लिखाओ। अगर पढ़ने लिखने में 14 साल की उम्र के बाद ये इंटरेस्ट नहीं रखता तो करवाओ उससे काम, फिर किसने मना किया है। लेकिन बाल श्रम का निषेध किया गया है, तो आपको भी आवाज़ उठानी पड़ेगी, ताकि आपके आसपास के छोटे बच्चों को देखकर आप लोगों को ये एहसास ना हो कि यार ये तो हमसे बहुत पीछे है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें 25 से 28 तक आपके अनुच्छेद दिए गए हैं। आपका अधिकार, चौथा अधिकार मैं आप लोगों को ये पढ़ा रही हूँ। उसके बाद 5th और 6th बचेगा आपका। ठीक है, तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में ये बताया गया है। सबसे पहले धार्मिक स्वतंत्रता से आप लोगों को समझ में ही क्या आ रहा है, बस ये ना कि जैसे हमें अपना अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता दी गई है। बिल्कुल, हमें अपना अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता दी गई है। मैं हिंदू हूँ, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, ईसाई मतलब सिख है, और बहुत सारे हैं, वो अपना अपना धर्म मानते हैं। ठीक है, उसके बाद बात यह आती है कि इसके अंदर 25 से 28 तक किन किन चीज़ों को रोक लगाई गई है और किन किन चीज़ों की लिमिट्स बताई गई है, हमें वो इसमें बताया जाएगा। आर्टिकल, अब आप दोबारा ये बोलोगे कि मैम आपने इसमें इंट्रोडक्शन नहीं लिखा है। मैंने इसमें भी इंट्रोडक्शन नहीं लिखा है, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है, मैंने इतना अच्छा आप लोगों को इस वीडियो में कंप्लीट करवा रखा है, बहुत अच्छे से सब चीज़ें समझा रखी है कि आप उसका इंट्रोडक्शन लिख सको। देखो, मैंने आप लोगों को जब आर्टिकल्स आपकी बता रही थी सारे कि ये आर्टिकल ये है, उसमें भी इतना अच्छा आपको ब्रीफ बहुत अच्छे से समझा रखा है कि आप इसका इंट्रोडक्शन अब मुझे खुद लिखकर बताओ, कि मतलब मुझे ये इतनी शिकायत नहीं आनी चाहिए कि मैम आपने इंट्रोडक्शन बताया ही नहीं। अब मैं आप लोगों की प्रिपरेशन अभी से ही करवाना स्टार्ट कर रही हूँ, ताकि मेरे बच्चों को, जिनको मैं पढ़ा रही हूँ, उनको आगे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आप इसका इंट्रोडक्शन लिखना। फिर मैं अगेन बोल देती हूँ कि अगर आप लोगों से नहीं लिखा जाए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछना ज़रूर। ये नहीं कि आप छोड़ देना, आपके मार्क्स कट हो जाएंगे नहीं तो। ठीक है, अब इसको आर्टिकल को, इसमें 25 से 28 तक अनुच्छेद बांटे गए हैं। 25 अनुच्छेद है हमारा अंतकरण की स्वतंत्रता एंड इंटीग्रेशन ऑफ फ्रीडम। इसमें यह बताया गया है कि सभी व्यक्तियों को अंतकरण की स्वतंत्रता है और धर्म को अबाध रूप से मानने की, आचरण करने की, प्रचार करने की समान रूप से उसको स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, अब बहुत सारे मतलब इंडिया में इतने सारे रिलीजन्स हैं जिनके बारे में तो आप लोगों को या हमको भी नहीं, इतना नहीं पता। मुझे पता है बहुत सारे रिलीजन्स हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे जिनका सामना अभी तक आप लोगों से नहीं हुआ होगा। बहुत बस मुस्लिम देखे हैं, हिंदू देखे हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं, पारसी भी देखे होंगे आपने, बौद्ध देखे होंगे, जैन देखे होंगे, है ना। तो मतलब बाकी सारे और भी बहुत सारे रिलीजन्स हैं जिनको नहीं देखा, उन सबको मानने की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 हमें देता है। और एग्जाम्पल के तौर पे एक आप इसमें ये लिख सकते हो कि सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता भी दी गई है। अब मतलब जैसे कि अब ये बताया जा सकता है कि वो तो एक छुरी की तरह होता है, वो क्यों रखी हो, तो उससे किसी को हानि भी हो सकती है। नहीं, उन लोगों को ये स्वतंत्रता दी गई है क्योंकि उनके धर्म में इन चीज़ों को माना जाता है, वो ये चीज़ें पहनते हैं, रखते हैं, इसलिए उनको इस चीज़ की स्वतंत्रता दी गई है। अब ऐसे ही मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम अब तो खैर थोड़ा ट्रेंड में चल गया है, सर ढककर लड़कियां निकलती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग, वो मुस्लिम है वो सर ढक के निकली है, मुस्लिम्स को बुर्का पहनने की स्वतंत्रता दी गई है। आप ये
मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल्स बता रही हूँ। हिंदू है, हिंदू लेडीज़ होती है वो सिंदूर लगाती है, या फिर जो आदमी होते हैं वो तिलक भी लगाते हैं। इन इन सब चीज़ों की छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी स्वतंत्रताएं एक आम नागरिक को दी गई हैं आर्टिकल 25 के तहत। उसके बाद मैंने आपको इसमें एग्जाम्पल बताए हैं ताकि आप इसको लिख सको। अब हम देखते हैं धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, मैनेजमेंट ऑफ फ्रीडम रिलीजियस अफेयर, आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 हमें एग्जाम्पल क्या, मैं आपको सीधा सीधा बता देती हूँ। ये बताता है कि आप बेफिक्र होके अपने धर्म से रिलेटेड, अपने रिलीजन से रिलेटेड कोई भी जुलूस या फिर आपका भाषण वगैरह है कुछ भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे गणेश चतुर्थी के वक्त पे विसर्जन होता है, सब कुछ सब चीज़ें होती हैं। और मुहर्रम पे जो वो होते हैं शिया होते हैं, उनका भी पूरा जुलूस निकलता है। तो अब दोनों अलग अलग धर्म है, लेकिन दोनों को बिल्कुल स्वतंत्र रूप से इस जुलूस को निकालने की एक परमिशन दी गई है। उनके साथ पुलिस होती है, लेकिन उनको एक तरीके से ये सेफ्टी होती है कि हाँ, अगर मैं मुस्लिम हूँ तो मुझे यहाँ पर मेरे जुलूस निकालने पे कोई कुछ नहीं कहेगा, और मैं हिंदू हूँ तो मेरे जुलूस निकालने पर मुझे कोई कुछ भी नहीं कहेगा। इसमें धार्मिक संस्थाओं और दान से स्थापित जो सार्वजनिक सेवाएं संस्थाएं हैं उनकी स्थापना का अधिकार दिया गया है। मुस्लिम वो भी होते हैं बहुत सारे एनजीओस, हिंदू भी होते हैं बहुत सारे। वैसे एनजीओ का तो कोई धर्म होता ही नहीं है, एनजीओ खोला ही इस बेस पे जाता है कि कोई भी धर्म का इंसान आकर वहाँ रह सके। बहुत सारे एनजीओ का काम अलग अलग होता है, जैसे कुछ होती है छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए, कुछ ओल्ड एज होम की टाइप होती है, कुछ ऐसी होती है कि वहाँ पर फ्री शिक्षा बड़े लोगों को दी जाती है, छोटे बच्चों को नहीं, बड़े जो जवान बच्चे हैं उनको फ्री शिक्षाएं दी जाती हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के एनजीओ होते हैं। लेकिन धार्मिक जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे रिलेटेड वहाँ ऐसी संस्थाएं खोलने की स्वतंत्रता दी गई है। धार्मिक संबंधी निजी मामलों को खुद प्रबंध करने का अधिकार दिया गया है। चल और अचल संपत्ति को अर्जन और स्वामित्व का अधिकार दिया गया है, और आपकी जो संपत्ति की विधि है उसके अनुसार संचालन करने का भी आपको पूरा पूरा अधिकार दिया गया है आर्टिकल 26 के तहत। ठीक है, अब बात आती है धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति, एग्जाम्पशन फ्रॉम टैक्स ऑफ रिलीजियस एनहेंसमेंट, आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को कर देने, टैक्स देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा जिसकी आय धर्म विषय की अभिवृद्धि की व्यय की जाती हो। लेकिन राज्य जो है वो शुल्क वसूल कर सकता है, वो राज्य पर डिपेंड करता है कि वो उससे लेना चाहे ना चाहे। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिस पे छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे हैं जैसे राज्य, बहुत सारे क्या, सभी हैं जैसे राज्य कर वसूल करता है। लेकिन ये गवर्नमेंट ने हमें एक तरीके से स्वतंत्रता दी है कि अगर हमने कोई धार्मिक एनजीओ खोल रखा है, किसी उससे संस्था को इंस्टीट्यूट खोल रखी है, तो हमें कर देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि एनजीओ के लिए हम, जैसे एग्जांपल, मैंने एनजीओ खोला और वहाँ पे मुझे लोग पैसे ना देने के बजाय मैं अपना खुद का पैसा वहाँ लगा रही हूँ कि मैं पढ़ाती हूँ वैसे कोचिंग में, और वहाँ से जो कोचिंग से पैसा आता है वो मैं बच्चों पे लगा देती हूँ, कुछ बच्चों को फ्री पढ़ाने के लिए। तो वहाँ पर मेरे से कर नहीं वसूला जाएगा, क्योंकि वो पैसा मैं अपने आप से खुद लगाती हूँ, वो मुझे कोई और नहीं दे रहा है, या फिर मैं उसको फंड की तरह कलेक्ट नहीं कर रही हूँ। इस बेस पर वहाँ पर मुझसे वसूला नहीं जाएगा। लेकिन राज्य मुझसे कर वसूल सकता है अगर वो मेरी कंडीशन देखता है कि हाँ, ये इतना पैसा कमा रही है कि ये कर दे सकती है, तो वो मुझसे कर वसूल सकते हैं। ठीक है, अब आता है अनुच्छेद 28, राजकीय शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध, प्रोहिबिशन ऑफ रिलीजियस एजुकेशन स्टेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। इस अनुच्छेद में ये बताया गया है कि जो राजकीय विधि से संचालित किसी भी शिक्षण संस्था में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। इसके साथ राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था में किसी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अब ये बात आगे इसलिए लिखी गई है क्योंकि आप लोग ये बोलते कि मैम, मैं तो क्रिश्चियन स्कूल से पढ़कर आई हूँ, वहाँ प्रेयर होती थी, वहाँ बाइबल ही पढ़ाई जाती थी। आप बोलोगे मैम, मैं तो मुस्लिम स्कूल से पढ़कर आया हूँ, मुझे तो वहाँ पर एक तरीके से दीनियात होता है, कुरान होता है, कुरान शरीफ होता है, वो तो आपको वो भी पढ़ाया जाता था। हिंदू में
पूरी गीता पढ़ाई जाती थी। तो अब आगे यहाँ पर ये वाली बात लिखी गई है कि आप उसको ये पढ़ाने के लिए ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे मुस्लिम स्कूल्स में हिंदू स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं, उनसे वो चीज़ें नहीं पढ़ी जाती, उर्दू नहीं पढ़ी जाती, वो जो दीनियात पढ़ाते हैं वो नहीं पढ़ी जाती। उस टाइम पे प्रेयर के टाइम पे कुरान शरीफ की कुछ आयतें होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, वो नहीं पढ़ी जाती। तो हम उनको मजबूर नहीं कर सकते हैं कि आप वो चीज़ पढ़ो, आप हमारे स्कूल में पढ़ते हो तो पढ़ो। नहीं, अगर वो बच्चा शांत खड़ा हुआ है तो उसको शांत खड़ा रहने दो। वो आपके धर्म का, आप जो पढ़े हो उसका मान रख रहा है, इतना इनफ है। आप उसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो कि तुम भी पढ़ो, ठीक है। ऐसे ही सेम हिंदू बच्चा अगर मुस्लिम बच्चा हिंदू स्कूल में पढ़ता है तो वहाँ पर भी उसको ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता कि तुम गीता पढ़ो या हम जो भजन गा रहे हैं आप वो गाओ, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही सारे स्कूल्स में बताया गया है और इसलिए ही मैंने आपको ये आगे वाली बात बताई है। मैंने आप लोगों को स्पेशली ये वाली बात बताई है कि उनको बाध्य नहीं किया जा सकता, ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। क्योंकि आप मुझसे ये क्वेश्चन कर सकते थे कि मैम आपने बोला है कि किसी भी शिक्षा को, धार्मिक शिक्षा को नहीं पढ़ाया जा सकता, लेकिन स्कूल्स में पढ़ाया जाता है। सीबीएसई के साथ, एनसीईआरटी के साथ वो चीज़ें पढ़ाई जाती है, उसके साथ साथ ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। ये बात भी मैंने आपको बता दिया है। इस पर अब आपके जो ये आर्टिकल्स हैं, मैंने आपको पूरे 4 अधिकार आपके करा दिए हैं और समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये चारों बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको कंप्लीट कर लेंगे। आपका फिर ये मौलिक अधिकार कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हमारी 27 जनवरी वेडनेसडे को होगी। अगेन मैंने पार्ट 5 यहाँ पर लिखा है क्योंकि नेक्स्ट क्लास हमारी पार्ट 5 ही होगी। अब आज की क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या सजेशंस हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स से टेलीग्राम चैनल पे पूछ लेना। और दोबारा मैं आप लोगों से बोल रही हूँ कि इंट्रोडक्शन अगर आपसे नहीं लिखा जाए तो आप हमसे ज़रूर पूछना, क्योंकि आप इंट्रोडक्शन नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट हो जाएंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।